फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए कक्षा 12वीं विषय इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, अध्याय 1 जिसे चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है ईट मन की तथा स्थितियाँ हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहीं कहीं मिलती है, तो आप इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते, और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते मेरे दोस्त, सिर्फ आप थोड़ा सा और टाइम देंगे कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे चैप्टर का जो निचोड़ निकालेंगे, जिसका नाम है ईट मन के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता, उसका सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जिसका निचोड़ निकले वो पहले हम निकाल के आपको दिखाएंगे, जिसमें फोटो प्लस एक्सप्लेनेशन रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो समथिंग आप 10 से 12 नंबर आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो कैसे 12 नंबर मिलेगा ये भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आगे हम चलते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि हम जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगी। चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि 12 से 13 नंबर आपको चाहिए, 10 से 12 नंबर तो किस तरह आपको मिलेगा, और हम आपको किस तरह से तैयारी भी कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो भी चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी चैप्टर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन जो कि हम निचोड़ निकाले, थ्योरी आपको बता देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे। अगर आप चैप्टर बाय अगर सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, एमसीक्यू कराएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 10 से 12 नंबर आपको कोई भी नहीं रुकेगा। और ये एक पार्ट में नहीं होने वाला है, 2 से 3 पार्ट लग गए, उसमें आपको देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या होता है नहीं होता है इनके बारे में, ठीक है। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, अब समझिएगा मेरे दोस्तों, अभी जो चल रहा है 2022, 23, 24, 25 जो भी चल रहा है, उसके बाद 5000 वर्ष पहले की बात हो रहा है। ये सभ्यता थी किस नाम से, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से चल रहे। अब विश्व के 4 सभ्यताओं में से एक थी, कौन, तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। विश्व के 4 सभ्यता, मान लीजिए 4 गो सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गया, इजिप्ट की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, एक सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया। 4 सभ्यताओं में से एक जो कौन था, ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशाल सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता भी थी। कौन सा, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारी एक नगरीय सभ्यता। ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ सकता है। पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। अब देखिए जो वैज्ञानिक सब होते हैं, अगर एक चीज़ आपको क्लू मिल जाएगा ना थोड़ा सा, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा खोज ही छान मारिएगा। जैसे CID देखे होंगे, वो क्या होता है, थोड़ा सा क्लू मिलता है तो थोड़ा थोड़ा पूरा ही पकड़ लेता है। उसी प्रकार क्या किया, पुरातत्व के द्वारा, किसके द्वारा, पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसीलिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता भी नाम रखा गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसीलिए हड़प्पा नामक नाम रखा गया, ठीक है। ये भी बता सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। चलिए इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में था। कहाँ था हड़प्पा, कहाँ है, तो पंजाब में है। कहाँ, कौन से जिले, मोंटगोमरी जिले में। हड़प्पा सभ्यता के बाद अन्य नगरों की भी खोज किया। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कोई एक जगह छूट गया, अब मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते, बिहार रहते, वहाँ के पूरा सभ्यता खत्म हो गया, और बिहार में कोई एक जिला मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से धीरे धीरे क्या करता है, खोजना और स्टार्ट हो जाए। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चौहंद्रो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेकों अनेक नगरों की खोज की गई। आप देखिए जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ तो धीरे धीरे और खोजना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इन्हीं सामग्री एवं सभ्यताओं के बारे में विस्तृत रूप में हम चर्चा करेंगे। मतलब जो आप देखे हैं इतना, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सभ्यता थी किस प्रकार की थी, त्रिभुजाकार की फैली हुई थी, जो कि आपके 3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में आ गए। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी के किस, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सर्वप्रथम किस सभ्यता की खोज की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की किया गया था। 2 नंबर हो गया। और ये कैसी था, तो त्रिभुजाकार थी। कौन, तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए देखिए ये जो आपके हैं पीक है, कैसा है, पीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के ही है, जो कि 5000 वर्ष पहले, अभी के ज़माना में देखिएगा तो ऐसा भी घर नहीं मिलने वाला। लेकिन आप देख रहे हैं कि फूस का घर है, नहीं, ये फूस का घर नहीं है, ये महल का बनाया हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, ठीक है। जो कि नदी उदी भी है, साइड में हम लिए हुए, डिजाइनिंग फोटो भी लिए, बहुत बेहतरीन। चलिए अब आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं। चलिए अब पहले हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, पुरातत्व के द्वारा। तो पुरातत्व क्या है इसके बारे में समझेंगे, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये जो पुरातत्व है क्या है, यह एक पृथ्वी के अंदर छुपा होता है कोई भी चीज़, जैसे हड़प्पा सभ्यता है वो क्या था, पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ था और इसे क्या किया, उजागर कर दिया, मतलब किसे प्रकाशित कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, किसको, हड़प्पा सभ्यता की। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत खुदाई में प्रतीक, सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की गई है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने के लिए पुरातत्व का प्रमुख साधन है। उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई थी। ये जो हम आपको बोले पुरातत्व के जो ये पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई थी, क्यों, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता था वह दस गया था, मतलब खत्म हो गया था, विनाश हो गया था, और इसे जो पुरातत्व के द्वारा ही क्या किया, उसे उजागर किया गया था। ठीक है, चलिए, और पुरातत्व के द्वारा क्या क्या मिलते हैं, तो सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, खंडहर मिलते हैं और स्मारक मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई अभिलेख वाली बात नहीं है। चलिए ये देखिए कुछ क्या हो रहा है, खनाई हो रहा है। देख लीजिए आप यहाँ पर दिखा रहे हैं पिक आपको, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर खुदाई हो रहा है। ठीक है, ये सब खुदाई हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो क्या हो रहा है, ये पुरातत्व के द्वारा खुदाई के दौरान जो मिल रहा है वही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। देखिए आपको ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगा, तो आपसे हम एक ही चीज़ कहेंगे मेरे दोस्त, आप शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये समझ में आने वाली बात नहीं है। कितना आप कर लीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक एयरफोन ले लेना है, अभी से लेकर लगातार 2 से 3 मंथ आप मेरा वीडियो देखिए और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाइएगा। और मेरा नहीं और भी यूट्यूब चैनल उन सब का भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एयरफोन लगा लीजिए तत्काल, जब तक ये आप पढ़ाई करते हैं तब तक। ठीक है, बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। चलिए ये क्या करा, पुरातत्व उत्खनन, मतलब पुरातत्व का जो उत्खनन हुआ था उसके बारे में बताया। पुरातात्विक उत्खनन से प्राचीनतम सभ्यताओं का पता चलता है। देखिए ये प्राचीनतम सभ्यताओं क्या है, जैसे जो हड़प्पा सभ्यता ये तो प्राचीन के सभ्यता है, तो ये भी तो हुआ ना कि ये तो पुरातत्व के द्वारा ही खोदा गया था। पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर होती है वह उतनी ही प्राचीन होती है। मान लीजिए जितना गहराई में होगा वह उतना ही क्या होगा, प्राचीन होगा। इसे सबसे पहले पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र इजिप्ट में डाली थी। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जेम्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए कौन किए थे, विलियम जोन्स कौन के थे, विलियम जोन्स। 15 जनवरी 1784 में कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी ये था। ठीक है, यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु प्राथमिक अन्वेषण का प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1881 में भारत का यह हुआ था कि ठीक है, और कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था कि इसको कनिंघम महाराज को किया गया था। ठीक है, फिर बाद में 1902 में सर जॉन मार्शल को दिया गया था। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो था इसको दिया गया था, लेकिन फिर बाद में क्या इसे हो गया, लेकिन बाद में क्या हो गया, सर जॉन मार्शल के, जो कि 2 इसके सरदार भी थे। आगे चलते रहिए, पढ़ते मजा आएगा आपको, बहुत ही मेरे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाए हुए और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टर जनरल बने इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। ठीक है, आप समझिए आगे बता रहे क्या क्या हुआ था। देखिए सर जॉन मार्शल जो थे इसके एक मैनेजर होता है, जैसे बॉस नहीं होता, और ये जो दोनों थे कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता जो थे वो क्या थे, एक लिखा से लेबर थे, और इन्हीं के जो नेतृत्व में थे ये क्या कहिए, सर जॉन मार्शल खुदवाए हुए थे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए ये सर जॉन मार्शल है और ये क्या है, ये है दयाराम साहनी, ये है राखल दास बनर्जी, और इसके जो अधिकार ये देगा वही ये करेगा। तो ये खुद काम किया था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। अभी जो हड़प्पा सभ्यता है ये कैसे खोज की गई थी इसके बारे में, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये जो हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्टोरी पे हम बात करेंगे, किस तरह से खोजा गया था, किस तरह से नहीं खोजा गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बार्टन एवं विलियम बार्टन नामक अंग्रेजों को कुछ प्राथमिक अवशेष प्राप्त हुए। मतलब देखिए इसमें क्या हुआ, 1856 में कौन थे? कराची और लाहौर के बीच लाइन बिछ रहा था। वहाँ के साइड में किसको, क्या नाम था? जॉन बार्टन और विलियम बार्टन को कुछ न कुछ प्राप्त मिला, जैसे ईंटा उटा कुछ मिला होगा, लेकिन वे ज़्यादा इस पर गौर नहीं किए। कौन थी? जॉन बार्टन और विलियम बार्टन, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। मतलब जॉन कनिंघम को भी कुछ न कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन ये भी कुछ ध्यान नहीं दिए। फिर 1912 ईस्वी में JF महोदय ने यहाँ प्राप्त वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। किसको? 1912 में जब मिले तब। कनिंघम एक फ्लीट हड़प्पा सभ्यता का खोज करने में असमर्थ रहे। मतलब जो कनिंघम और फ्लीट था, क्या था? वो हड़प्पा सभ्यता के खोज करने में असमर्थ था, मतलब वो खोज नहीं पाए ठीक से, ठीक है। चलिए आगे चलते। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यह आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, बिल्कुल राइट है। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? तो दयाराम साहनी। किसकी अध्यक्षता में? तो सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में। और क्या गया था? इस सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। इसका उत्खनन कब होता था? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो 3 प्रश्न पूछा है, बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और उसके अगले वर्ष ही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। कब? 1922 में, जो कि कहाँ थे? पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। अब समझिए 2-4 नंबर आपको इसमें से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। 3 गो यहाँ प्रश्न है, तो आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था 1922 में। राखालदास जो बनर्जी है वो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया था? 1922 में। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे किया था। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया ना। चलिए इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर बाद में एक के बाद एक नगर की खोज पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। इनके बीच की दूरी इतना किलोमीटर था, 670 किलोमीटर थे। किसकी? तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे दोस्त? एक बार आप सब जरूर बताएंगे। अगर समझ में आएगा तो हम आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे लेकिन आपको हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बट एक चीज़ हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि अगर आपके पास 20 या 50 रुपये और है और ये फ्री का इंटरनेट आपको मिल रहा है, जो कि आप फिल्म देख के उड़ा देते हैं, उससे बढ़िया आप क्या कीजिए, अपने कॉपी है तो नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ऐसा नोट आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो SPPD का बुक ले लीजिए, उस पर भी आपको ऐसा मिलेगा, बट आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है, तब बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वह किस तरह के था? एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन किस प्रकार का था, ये हम बात करेंगे, ठीक है। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल इतना किलोमीटर था। कितना? तो इतना किलोमीटर था, आप याद कर लीजिएगा। और इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम तक 16 किलोमीटर तक यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र से तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको मैप के द्वारा समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक आप समझिएगा कि जो था किस प्रकार, ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस प्रकार का था, क्षेत्रफल ये त्रिभुजाकार था। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछेगा प्रश्न और इसे आप याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पिक आप देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता का था क्या था, विस्तार था।
ये चिनाब नदी है, चिनाब, जैसे जहाँ पर जम्मू कश्मीर आपके देखिए मुंडा अखनूर जिला, अभी जस्ट आपको देखे होंगे अखनूर जिला, देखिए यहाँ पर जो है जम्मू, देखिए उत्तर में जम्मू अखनूर लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट है, ठीक है। तो अखनूर जम्मू से हो गया। अब यहाँ पर देखते चलिए क्या है, तो अखनूर जिला, ठीक है। अब यहाँ पर बलूचिस्तान में आता है, बलूचिस्तान। अब ये जो सभ्यता थी वह किस प्रकार की थी, एन्ना के ये था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर तो ये क्या है, त्रिभुजाकार लग रहा है ना, एक ये बी सी है ना त्रिभुजाकार। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं सी, तो ये देखिए त्रिभुजाकार हो गया ना, ऐसे जो फैला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा त्रिभुजाकार की तरह है ना। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, जम्मू से नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ पर देखे होंगे तो यहाँ पर आपको पता चले उत्तर प्रदेश से कहाँ तक बोला गया था, बलूचिस्तान तक, ये आपको याद रखना है। देखिए आप देखिए कहाँ से, देखिए ये 1400 किलोमीटर था, ये 1600 किलोमीटर था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कितना था, ये 1600 किलोमीटर, यहाँ पर तो 1400 किलोमीटर होगा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये इसकी दिखाना बहुत ज़रूरी था। चलिए आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल के वो लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों ने 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल निर्धारण किया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये जो काल निर्धारण है ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहिएगा कि 2600 के बाद 1900 कैसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा 2600 से 2700 होना चाहिए, 2800 होना चाहिए, 2900 होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो आप कहिएगा सर हमको तो ये समझ में नहीं आया कि 2600 से 2700 होना चाहिए, बल्कि ये तो कम ही रहा है, क्यों कम है। तो इसके पीछे लॉजिक है मेरे दोस्त। तो इसका अगर आपको समझना है, अगर इसमें हम समझाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक वीडियो में स्पेशल इसी पे बना देंगे। तो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप जाके जरूर, सॉरी वीडियो का लिंक में मिलेगा, जाके देखिए पहले वो, तब आप ये देखिएगा, तब आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या है, अब देखिए ये जो कार्बन 14 विधि है क्या है, इसके बारे में तिथि निर्धारण की विधि, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका, सॉरी क्या हो गया मेरे दोस्त, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लिबिदेव द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में, अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो कार्बन 14 की विधि की जो खोज की, देखिए कौन कहते हैं, तो BF लिबिदेव कहते हैं। इसके एक ऑब्जेक्टिव नंबर आपको बनते हैं, हम आपको जो ऑब्जेक्टिव कहते बनता है वो फाइनली आने वाले रहते हैं मेरे दोस्त। तो आपको हम यही कहेंगे कि आप इसे नोट करते चलिए। ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। कब के थे, 1946 में के थे। तो बहुत अच्छी वाली बात है, तो इसे याद करते हुए चलिए। जीवित वस्तुओं में क्या होता है, कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीनतम होती है, ठीक है। पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियो धार्मिकता कहा जाता है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, कार्बन 14 और कार्बन 12 और कार्बन 14, जिसमें 14 रहता है वह ठीक है, और ये जिसमें 12 रहता है वो मृत्यु के या विनाश की तरफ आने लगता है। तो इसमें 14 जो क्षय होने लगता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया था कि बहुत बच्चे नहीं समझ में आया था, इसमें कोई बाली बात है नहीं है। लेकिन 2 नंबर से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको हम सब्जेक्टिव में इसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए लेकिन एक बात और बोलेंगे मेरे दोस्तों, अगर आप 12th क्लास के हैं और आपको ऑल नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। आप एक बार ज़रूर संपर्क करें, तो आपको PDF कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, ये सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप संपर्क हमें ज़रूर कर सकते हैं। चलिए अब देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या थी, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम ये जो आगे हम बात करेंगे, यहाँ से आपको हम स्टार में लगा देते हैं, यहाँ से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अगला चैप्टर पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में ये हम डील करेंगे पूरा सा। देख लीजिए कैसा है, आप पहले भी देख सकते हैं। देखिए ये सब आपको जो मिलेगा पूरा आपको ऐसे दिखा के चलेगा। देखिए ये आपको समझाने में बहुत मजा आएगा, तो आप चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे मेरे दोस्त। तो आपको हम यही कहेंगे, वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए, तब आपको नहीं समझ में आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। और समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पार्ट 2 लाए कि नहीं लाए इस पे आप हमें कमेंट जरूर करेगा। और अपने दोस्तों को जितना शेयर करेंगे हम उतना ही आपके लिए PDF फ्री में देते चलेंगे। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके क्या कीजिए, PDF पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो वहाँ पर मिल जाएगा, या तो PDF का लिंक टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और उससे पहले अगर आपका भाई बहन RDX सेल्फ स्टडी, ठीक, अगर आपका भाई बहन जो भी है जो कि 10th क्लास में गए हैं उसके लिए एक YouTube चैनल तैयार करें मेरे दोस्त, तो आप सब आके जरूर सहयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने भाई बहन को जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।